धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बना रहा था, मानसिक उत्पीड़न कर रहे थे मेरा। जॉब दिलवाने के लिए मसाज सेंटर, मेंस मसाज सेंटर में वो एक लड़का मुस्लिम होता है, बट वो राहुल बताता है। सुई जो लगाते हैं इसमें नशा रहता है, तो वो दिया जाता है, हुक्का भी, दारू वारू सब पिला जाता है उसके अंदर। उत्तर प्रदेश में बीते कई समय से धर्मांतरण और लव जिहाद के मामले सामने आए हैं और इन सब के बीच अब प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक और मामला सामने आया है, जहां पर सिर्फ धर्मांतरण ही नहीं बल्कि शोषण जैसी भी कई बातें सामने आई हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं संडे स्पेशल। मैं हूं आपके साथ दीप्ति शाही सिंह। इस बार के संडे स्पेशल में मैं लखनऊ के एक ऐसे कैफे पर खड़ी हूं, ग्राउंड जीरो पर, जहां पर एक इस तरह की जो चीजें हैं, एक रैकेट वो चला करता था और जिसका अब खुलासा हो गया है। यहाँ पर जो तमाम छोटी बच्चियाँ और लड़कियाँ थी उनको लाया जाता था नौकरी का झांसा देकर और इस कैफे में लाकर कई तरीके से उनका जो शोषण है वो किया जाता था और साथ ही साथ धर्मांतरण और लव जिहाद जैसी भी चीज़ें सामने आई हैं। हालांकि अब इस मामले का खुलासा हो चुका है। आज के संडे स्पेशल में अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और इस मामले से जुड़ी हुई जो सच्चाई है वो क्या है। लखनऊ के पौष इलाके में हाईफाई दिखने वाले इस कैफे पर आरोप लगे हैं कि इसकी चकाचौंध के पीछे इंसानियत को शर्मसार करने वाला पापलोक था। पीड़ित लड़कियों का आरोप है कि इस कैफे की आड़ में लव जिहाद, धर्मांतरण का घिनौना खेल खेला जाता है। बाकायदा इसका एक मोडस ऑपरेंडी भी था। आरोप है कि धर्मांतरण गैंग गरीब घर की लड़कियों और नौकरी की तलाश में लखनऊ आई लड़कियों को अपना शिकार बनाता था। पार्ट टाइम जॉब का झांसा देकर उन्हें कैफे में लाया जाता और फिर धीरे धीरे उन्हें फंसाया जाता था। मुख्य आरोपी कमरू जमाल है, जो प्रिया नाम की लड़की के साथ मिलकर कैफे चलाता था। प्रिया भी लड़की का असली नाम नहीं बताया जा रहा है। इनका एक साथी और था, कमर हयात, जो पुलिस की गिरफ्त में है। हिंदू लड़कियों को कमरू जमाल राहुल बनकर फंसाता था, जबकि मुस्लिम लड़कियों को अपने असली नाम से फंसाता था। फिर किसी बहाने पीड़ित लड़कियों को नशा खिला या पिलाकर उनका अश्लील वीडियो बनाया जाता और फिर ब्लैकमेलिंग करके उन्हें जिस्म फरोशी के धंधे में धकेला जाता था। इस खबर के लिए जब डीडीयूपी संवाददाता दीप्ति शाही सिंह पड़ताल के लिए निकली तो उन्हें एक पीड़िता मिली जो मुस्लिम थी। उसने एक एक करके कैफे में होने वाले सारे गुनाहों को बयां किया। आए तो मैंने बोला सर थोड़ा दिक्कत है, तो हमको जॉब चाहिए, तो इन्होंने कैफ़े में लगा दिया कि कुछ टाइम के बाद तुम यहाँ जॉब करो फिर बताते हैं। तो बोला यहाँ बाद में हमको पता चला यहाँ पे ऐसे होता है, लड़की लोग को नशा दिया जाता है। नशा होता है, सुई जो लगाते हैं इसमें नशा रहता है, तो वो दिया जाता है, हुक्का भी, दारू वारू सब पिला जाता है उसके अंदर लड़की लोग को। कम से कम 100 लड़की को तो मैंने देखा है नशा करते हुए। तो उन लोग को मतलब पटा के रात को बाहर भेजा जाता है कार में, मतलब गलत काम करने के लिए। मैंने बोला मेरे को यहाँ पे ये काम नहीं करना, मेरे को घर जाना है। तो उन्होंने 4-5 जनों को उनके साथ हैं, तो वो लोग ने वीडियो बनाया। तो वो लोग ज़्यादा बोलेंगे तो ये वीडियो सोशल मीडिया पे डाल देंगे। हमारा खुद का वीडियो बनाया था उन लोग ने, गंदा। कम से कम 4-5 जने थे जिसको हम जानते हैं, जावेद, आमिर और कमर हयात। हिंदू भी थी और मुस्लिम भी थी। उनको मुस्लिम बनाया गया। अच्छा, तो हिंदू लड़कियां ऐसी जो आपके साथ थी, मतलब जिन पे दबाव बनाया गया, उनसे आपकी बातचीत हुई? उन्होंने क्या बताया, कैसे उनको धर्म परिवर्तन कराने के लिए मजबूर कराया गया, या ऐसे उनसे जो बात हुई हो? बोला तो उन लोगों ने, वो तो मेरे को तो बाद में वो लोग बताए थे हमको भी निकलना है, मैं उन लोग को निकलने नहीं दे रहे थे। मारा पीटा कर बहुत मारते थे वो लड़की लोग को। सवाल ये है कि आखिर इस धर्मांतरण गैंग और जिस्म फरोशी गैंग का भंडाफोड़ कैसे हुआ। दरअसल इस पूरे मामले में गोमती नगर थाने में एफआईआर दर्ज है। जब डीडीयूपी की टीम कवरेज के दौरान गोमती नगर थाने पहुंची तो वहां पर उसे उस एनजीओ से जुड़े लोग मिले जिन्होंने पूरे मामले का भंडाफोड़ किया, लड़कियों को रेस्क्यू किया।
इस समय मैं विनय सिंह राजपूत जी के साथ खड़ी हूँ। आप एक एनजीओ से जुड़े हुए हैं। इस पूरे मामले को लेकर जो खुलासे की बात हो रही है, कहीं ना कहीं इनके जो प्रयासों से इस पूरे मामले को लेकर जो खुलासा है वो हुआ है। विनय जी, आप किस संस्था से जुड़े हुए हैं और कैसे इस पूरे मामले को लेकर जो खुलासा है वो हुआ, आपको जानकारी कैसे हुई? मैम, मैं पिछले 10 सालों से सामाजिक कार्यों में जुड़ा रहा हूँ और मैं बाराबंकी ज़िले से इस समय जिला पंचायत सदस्य भी हूँ और एक सामाजिक संगठन हम लोगों ने बनाया था इन्हीं सब कार्यों के लिए, पीड़ित महिलाओं की मदद के लिए। दहेज पर प्रहार सोशल ट्रस्ट हमारी संस्था है, जिसके तहत हम पीड़ित महिलाओं की मदद करते हैं। उसी कड़ी में और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का भी मैं बाराबंकी ज़िले का निर्वहन करता हूँ, दायित्व पे हूँ। तो चूँकि एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मेरे पास अक्सर लोगों के फ़ोन आया करते हैं, इस तरह कहीं पर घटनाएँ होती हैं। पिछले करीब 3 महीने पहले मेरे पास बाराबंकी ज़िले के कई परिजनों के फ़ोन आए कि उनकी लड़कियां जो यहाँ लखनऊ में पढ़ने के लिए आती हैं, वो कहीं ना कहीं इस तरह के शिकायतें आ रही थी कि वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो रही हैं। कैसे हो रही, तो उन लोगों ने मुझे बताया, कई पीड़ित जो सामने नहीं आ सकते थे, हमसे चर्चा किया, बैठ के हमने बात किया, तो उन लोगों ने कहा कि भैया आप कर सकते हैं लेकिन हम नहीं सामने आ सकते हैं। उन लोगों ने मुझे बताया, फिर हम लोगों ने इस पे अपने हिसाब से, संस्था के हिसाब से हम लोगों ने जांच पड़ताल करना शुरू किया। दीप्ति शाही सिंह से बातचीत के दौरान विनय सिंह राजपूत ने इस कैफे की आड़ में चल रहे धर्मांतरण और जिस्म फरोशी के धंधे की एक परत खोली। उनका दावा था कि ये सारी जानकारियां उन्हें पीड़ितों ने दी है और उनकी खुद की पड़ताल से निकलकर सामने आई है। वहीं से लड़कियों को सप्लाई पूरे हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग राज्यों में बाई एयर भेजी जाती हैं। लखनऊ के अंदर नेटवर्क चलाया जाता है। इस चीज़ों के साक्ष्य के रूप में हम लोगों के पास जो लड़कियां बाहर गई हैं, हम लोगों के जांच के दौरान उनके जो है एयर टिकट, जाते हुए फ़ोटो, सब कुछ हम लोगों के पास मौजूद है साक्ष्य के तौर पर। और इसी कड़ी में धीरे धीरे जब हम लोग आगे बढ़े तो पीड़ित लड़कियां कुछ जिनके साथ इसकी शिकार हो चुकी थी, वो हम लोगों के सामने आई और खुल के उन लोगों ने बात किया कि हमारे साथ ऐसी घटनाएं हुई हैं और मैं पुलिस के सामने जाती हूं तो पुलिस इसमें कोई कार्रवाई नहीं करती है और उनको हम लोगों को डांट के भगा देती है। इन बच्चियों को बंधक बना के रखा जाता है एक जगह पे, और जब फ़ोन कॉल्स इनके आते हैं किसी कस्टमर के, तो इनको वहाँ पर उठाया जाता है। जो अनुमान है कि कम से कम इन बच्चियों के हिसाब से 100 लड़कियां ऐसी हैं जिनकी जो वहाँ पर कैद करके रख रखा है, और फोटोग्राफ इनके मोबाइल में होते हैं। वो मोबाइल अपने कस्टमर के पास फ़ोटो भेजते हैं, वो जिस लड़की को सिलेक्ट करते हैं उस लड़की को वहाँ से उठाते हैं। विनय सिंह राजपूत ने अनुमान लगाया है इस कैफे गैंग में 100 से ज्यादा लड़कियों को बंधक बनाकर रखा गया है और इनसे जबरदस्ती या ब्लैकमेलिंग करके जिस्म फरोशी का धंधा करवाया जाता है। इसमें धर्मांतरण जैसी बातें भी सामने आ रही हैं कि इन लड़कियों का धर्म परिवर्तन भी कराया जाता था। बिल्कुल, धर्म परिवर्तन की बात जो आई है, एक लड़की मनसा देवी है जिसका FIR दर्ज हुआ है। वो लड़की हिंदू है और उस लड़की को कमरुल जमाल, एक लड़का मुस्लिम है, जो कमरुल जमाल जो मुस्लिम लड़का है, और राहुल बनके उस लड़के को, वो लड़का उस लड़की को मिलता है, उसको अपने प्रेम जाल में फंसाता है और फंसाने के बाद उसको मंदिर ले जाता है, कलावा पहनता है। धीरे धीरे इस बात का पता जब उस लड़की को चलता है, एक दिन वो आधार कार्ड देख लेती है, तो उसने जब बताया तो उसने जो है उसको मारना पीटना शुरू किया और उसको कैफ़े में ले जाके उसके साथ कई लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया, उसका वीडियो बनाया, और वीडियो बनाने के बाद में फिर उसको इस ज़बरदस्ती कि अगर अब तुम ज़्यादा उछलोगी तो तुमको जो है हम बदनाम कर देंगे सोशल मीडिया पे आपको, इस तरह से उसको फिर उस लड़की को इस धंधे में लगा देते हैं और वो जब बारी बारी गैंगरेप उसका करते रहते हैं। कैफे की आड़ में जब जबरन धर्मांतरण का खुलासा हुआ तो हिंदू महासभा भी पूरे मामले में आ गया। लखनऊ के इस धर्मांतरण और जिस्म फरोशी वाले कैफे पर जब पड़ताल करने DDUP की टीम पहुंची तो वहां हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी से भी पूरे मामले पर बात की। शिशिर चतुर्वेदी ने भी इस पूरे मामले में लड़कियों के रेस्क्यू और थाने में FIR कराने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने DDUP के कैमरे पर जो खुलासे किए वो हैरान करने वाले भी थे और परेशान करने वाले भी थे। इस समय मैं हिंदू
महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी के साथ हूँ। यही वो व्यक्ति है जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर खुलासा किया है और साथ ही साथ गोमती नगर थाने में इसको लेकर एफआईआर भी दर्ज कराई है। शिशिर जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि इस पूरे मामले की जानकारी आपको कब हुई? बाराबंकी ज़िले में मेरे कुछ मित्र हैं, तो उन मित्रों के द्वारा मुझे सूचित किया गया कि ऐसा ऐसा मामला पीड़िताएँ हैं और उनकी एफआईआर गोमती नगर थाने में नहीं दर्ज की जा रही है। तो जब मैं वहाँ गोमती नगर थाने गया और नहीं, पहले मैंने फ़ोन किया इंस्पेक्टर साहब को, हमने कहा ही नहीं एफआईआर हो रही भाई। तो उन्होंने कहा कल सुबह तक एफआईआर कर दूंगा से भाई। सुबह एफआईआर हो गई। इसमें मामला ये कि इसमें अभी ये बात दबाई जा रही है जो अन्य लड़कियाँ हैं, एक की एफआईआर हुई, फिर हमने दूसरी कल धमकी की दर्ज कराई और तीसरी इस सेंटर पे एफआईआर पुलिस ने की, 3 हो चुकी है, चौथी दर्ज नहीं कर रहा। अभी हम यहाँ से थाने चल रहे हैं, पीड़िता अभी भी बैठी है वहाँ पर। मैं वहाँ जा रहा हूँ और देखिए 13 साल की जो बच्ची थी, 14 साल की, वो इतनी छोटी बच्ची, उससे ही बात करते भी शर्म आती है। और वो बच्ची बेचारी माँ बाप के बगैर यहाँ पर पड़ी है, फंसी हुई है। उनसे छूट गई चुगल तो खाने पीने के लाले पड़े हुए। वो लड़कियों को कैसे ढूंढा जाएगा? ये यहीं इन्हीं लोगों के पास है लड़कियाँ। ये जो शहर गली गली स्पा सेंटर खुले, हुक्का बार खुले, ओयो होटल खुले और अब फ्लैट्स लेकर के उन लड़कियों को ले जाया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा नक्सद है, इसको तोड़ना ही होगा। हमारी बहन बेटियाँ जब निकलेगी तो कैसे सुरक्षित रहेगी दीप्ति जी, आप सोचिए। तो इसको लेकर के सरकार को गंभीर रोल बनाना पड़ेगा। इसमें एसआईटी जांच कराएं, बड़े अधिकारियों दूसरे थाने को उसकी जांच दी जाए। ये है वो एफआईआर जो लखनऊ के गोमती नगर थाने में दर्ज कराई गई है। इस एफआईआर में पीड़ित लड़कियों ने जो आरोप लगाए हैं वो भी आपको साफ साफ दिख रहे हैं और किन आरोपियों के खिलाफ ये नामजद एफआईआर है वो भी साफ साफ दिख रहा है। इन्हीं लोग को लगातार धमकी आ रही है। को जो जहांगीर पकड़ा गया था 5 लड़कियों का धर्मांतरा वाला, उसको भी हम ही लोग ने पकड़वाया था। उसी से जुड़ा हुआ कनेक्शन है। एक नशे जो इरफान नाम का एक लड़का है जो नदुआ के बगल में उसकी दुकान है मेडिकल की, वो उसके सिरिंज, उसकी दवाइयाँ दी हुई सब पकड़ी गई हैं। ये लोग बता रही है यूनिक मेडिकल स्टोर उसका इन लोग नाम बता रहे। तो ये पूरा का पूरा रैकेट है। पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन कई सवाल अब भी बाकी हैं जिनका जवाब मिलना जरूरी है। आरोप है कैफे में 100 से ज्यादा लड़कियों को शिकार बनाया गया। वो लड़कियां कहां हैं? कई राज्यों तक फैले धर्मांतरण और जिस्म-फरोशी के जाल में कौन कौन शामिल? अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग के तार कहां कहां जुड़े हैं? क्या इस कैफे को तथाकथित बड़े रसूख वालों का भी साथ मिला था? क्या लखनऊ का ये कैफे धर्मांतरण के बड़े खेल का एक हिस्सा भर है? पुलिस पूरे मामले की जांच भी कर रही है और एक एक आरोपियों की तलाश भी। लेकिन धर्मांतरण का ये खेल है बेहद गंभीर और संगीन। इस पूरे खेल को समझने के लिए कि किस मानसिकता के लोग ऐसा घिनौना खेल खेलते हैं, डीडीयूपी संवाददाता दीप्ति शाही सिंह ने बात की मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना शबाहत हुसैन से। लखनऊ में हुए इस पूरे मामले को लेकर मुस्लिम धर्मगुरु अपना क्या पक्ष रख रहे हैं और क्या कह रहे हैं, ये भी समझना बेहद ज़रूरी है। और इसीलिए हमने बात की मौलाना शबाहत हुसैन जी से, जो एक मुस्लिम धर्मगुरु हैं। वो हमारे साथ हैं। मौलाना शबाहत जी, जिस तरीके से लखनऊ में ये पूरा मामला सामने आया है, आखिर कब तक इस तरह के मामले सामने आते रहेंगे? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाहिर है कि इसमें कहीं ना कहीं हमारी कुछ कमियां हैं। हमारी से मतलब ये है कि जो है कि हमारा कानून कहीं ना कहीं वो ढीला नज़र आता है। अगर कानून की सख्ती होती है तो फिर इंसान में जुर्रत नहीं होती है कि वो कोई जुर्म कर सके। उसको मालूम है कि जो है कि हम ये जुर्म करेंगे तो हमको सज़ा मिलेगी। लेकिन यहाँ तो मालूम ये है कि ये है कि भाई अगर हमको जुर्म भी हमने किया और सज़ा उससे बचने के लिए उन्होंने पैसा दे दिया ऊपर अफसरान को, तो कहीं ना कहीं इन मामलों में हमें इस तरफ भी देखना है कि जो है कि हमको
अपने अफसरान के ऊपर और अपने जो अधिकारी हैं इनके ऊपर कंट्रोल करना। मौलाना शबाहत हुसैन धर्मांतरण को लेकर जिस कानून की बात कर रहे हैं वो यूपी में बेहद सख्त है। योगी सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए बड़ा और कड़ा कदम उठाते हुए साल 2024 में धर्मांतरण के कानून में संशोधन कर उसे और सख्त बनाया है। सजा बढ़ाई गई। सामान्य मामलों में सजा 3 से 10 वर्ष और सामूहिक विदेशी धन से जुड़े मामले में 7 से 14 वर्ष तक की कैद है। उम्र कैद का प्रावधान यदि शिकार महिला नाबालिग या SC/ST के साथ धोखाधड़ी या डरा धमकाकर या ब्लैकमेल कर धर्म परिवर्तन कराया गया है तो 20 वर्ष या आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। FIR में अब और सुविधा, अब कोई भी व्यक्ति अवैध धर्मांतरण की शिकायत दर्ज करा सकता है जो पहले केवल परिजनों तक सीमित था। गैर जमानती अपराध, सभी अपराध बिना वारंट गिरफ्तारी और गैर जमानती हैं। सेशन कोर्ट से नीचे की अदालतें इसमें सुनवाई नहीं कर सकती। मुआवजा और जुर्माना, दोषी को 5 लाख तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। वैध प्रक्रिया, विवाह के लिए धर्म परिवर्तन करना हो तो जिला मजिस्ट्रेट को पहले सूचना देना अनिवार्य है। यदि सिर्फ विवाह के लिए धर्म बदला गया है तो विवाह अमान्य घोषित किया जा सकता है। शबाहत जी, देखिए, जब आप कानूनों की बात कर रहे हैं, पहले से ही उत्तर प्रदेश में जो धर्मांतरण का कानून है उसे और सख्त बना दिया गया है 2024 में, तो कानून तो सख्त है। और यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि अपनी आइडेंटिटी को छुपाया जा रहा है। इस तरह के मामलों में जो लोग दोषी पाए जा रहे हैं, नाम छुपा लेते हैं, चीज़ें जो है गलत जानकारियाँ देते हैं, तो आखिर ये सारी चीज़ें, ये तमाम चीज़ों को लेकर कैसे इसको हल किया जाए समस्या को? देखिए, जो लोग छुपा रहे हैं, नाम छुपा रहे हैं, तो वो ना ही मुसलमान हैं और ना ही हिंदू हैं। उनको अगर ये कहा जाए कि जो है वो दहशतगर्द हैं, आतंकवादी हैं, चूँकि जाहिर सी बात है कि जो है हिंदुस्तान में अगर हम रह रहे हैं और हिंदुस्तान का खा रहे हैं, तो अगर हिंदुस्तान में ये सब हरकतें हम करेंगे तो हम तो अपने मुल्क के भी गद्दार हो गए ना। गद्दार को क्या कहेंगे? गद्दार को कोई अच्छा आदमी तो कहीं नहीं कहेंगे, नेक आदमी तो नहीं कहेंगे, बाखलाक आदमी तो नहीं कहेंगे, उसको गद्दारी ही कहेंगे। तो वो हमारे हिसाब से वो भी एक आतंकवादी है जो मुल्क के कानून की रक्षा ना करते हुए, हिफाजत ना करते हुए इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। दूसरी तरफ धर्मांतरण जो है, धर्म की मजहब की तब्दीली, तो ये चीज़, इसका ताल्लुक दिल से है। ये ज़बरदस्ती कुछ नहीं होता है और इस्लाम के मानने वाले वो हो ही नहीं सकते। इस पूरी पड़ताल के दौरान एक बड़ा सवाल ये भी था कि जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए धर्मगुरुओं की भूमिका कितनी जरूरी है और सामाजिक जागरण के जरिए इस पहलू पर काम कितना बड़ा फर्क पैदा कर सकता है। यही सवाल दीप्ति शाही सिंह ने मौलाना शबाहत हुसैन से पूछा। मौलाना शबाहत जी, ज़्यादातर ऐसे मामलों में जो युवा हैं वो शामिल होते हैं, जो अपने नाम बदल लेते हैं, लड़कियों को फंसाते हैं, शादी का झांसा देते हैं। और इस पूरे मामले में तो देखिए शोषण की भी बातें सामने आई हैं। छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो है शोषण भी किया जा रहा था। क्या ऐसा नहीं लगता कि जो आपके जैसे जो धर्मगुरु हैं, तमाम जो सीनियर लोग हैं, उन्हें आगे बढ़ना चाहिए और इस तरह के युवाओं को जो है बताना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा कि भाई ये जो चीज़ें आप कर रहे हैं इस्लाम के नाम पर या जिस भी तरीके से, वो गलत है? देखिए, एक बार बता दें आपसे, हमारे यहाँ मुसलसल इसके ऊपर काम होता रहता है। हम जिस मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, हम शिया मसलक से हैं। हमारे यहाँ मुसलसल जो है रमज़ान में, मुहर्रम में और दीगर, यानी हर संडे और हर मंडे भी तीजे की मजलिसों में और यानी 40वें के मजलिसों में हम मुसलसल इसकी तरफ मुतनब्बे किया करते हैं। हमें और हमारे यहाँ आप बहुत कम ऐसे लोग पाइएगा कि जो है जो इस किस्म के लोग हों या दहशतगर्द हों। जब भी किसी समाज में जबरन किसी का धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो ये पूरे समाज के चाल चेहरे और चरित्र पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर देता है। लखनऊ के धर्मांतरण वाले कैफे में अब साजिशों की परतें लगातार खुल रही हैं। योगी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड दोषियों को सजा दिलाने का रहा है और इस पूरे मामले में भी पीड़ितों और पूरे देश को यही उम्मीद है
कि न्याय होगा और ऐसा होगा कि जबरन धर्मांतरण का ये खेल जल्द ही खत्म होगा। हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो, कायदे से रहना सीखो। यहां का कानून मानो, कानून मानोगे, कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे, और नहीं तो आगे का रास्ता तो फिर कहां के ले जाता है, वह फिर कानून कोई तोड़ेगा तो वह रास्ता सीधे जहन्नुम की तरफ ही लेके जाता है, कहीं और की तरफ नहीं लेके जाता है। कानून तोड़ करके कोई जन्नत जाने का सपना देख रहा है तो सपना उसका कभी पूरा नहीं होने वाला है। कुछ लोग साजिश कर रहे हैं, कुछ लोग साजिश का शिकार हो रहे हैं, और कुछ लोग उस साजिश के लिए बिक करके कार्य कर रहे हैं। हमें इन तीनों प्रकार की दुष्प्रवृत्तियों को रोकने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। हमें लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के प्रति सतर्क रहना होगा। गौ तस्करी और गौ कसी करने वाले तत्वों के खिलाफ सतर्क रहना होगा। अगर कोई कहीं भूल से भी इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त है, उसकी सूचना ससमय आप पुलिस को और प्रशासन को उपलब्ध करवाइए। बाकी का इंतजाम हम स्वयं कर लेंगे। उनका क्या उपचार होना है, उपचार की व्यवस्था हम स्वयं कर लेंगे। बताया जा रहा है कि लखनऊ के ब्राउन गर्ल्स कैफे में ये जो तमाम चीज़ें हैं वो हुआ करती थी। छोटी छोटी बच्चियों को वहाँ पर लाया जाता था, नौकरी का झांसा दिया जाता था और उनका शोषण भी किया जाता था। धर्मांतरण और लव जिहाद जैसी बातें भी इस पूरे मामले में बताई जा रही हैं। हालांकि अभी इस पूरे मामले को लेकर जो जांच पड़ताल है वो चल रही है और अब ये जो मामला है ये थाने तक भी पहुंच चुका है। आने वाले समय में इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई होती है वो देखने वाली बात होगी। आपको ये भी बता दें कि कुछ पीड़िताओं को रेस्क्यू भी कर लिया गया है, लेकिन अभी भी तमाम ऐसी बच्चियां हैं जो इस जाल में फंसी हुई हैं जिनका अभी कुछ भी पता नहीं लग पाया है। संडे स्पेशल में इस बार मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।